हेलो स्टूडेंट्स, लेसन फर्स्ट के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे पढ़ते हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम टॉपिक्स रखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत वल रेखाएं भी इनको कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या हैं, इनसे क्वेश्चन आता है। अपना छोटा ही क्वेश्चन हर बार आता है। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसकी विमा क्या है, मात्रक क्या है। फिर विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है। फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण से एक्स और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखिए ये एक्स है, ये अलग टॉपिक है अपना, और निरक्ष ये अलग टॉपिक है। मैंने एक बार इसमें एक साथ दिखाने की कोशिश की है। तो द्विध्रुव के कारण से एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और विद्युत द्विध्रुव के कारण से निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये अपन लोग यहाँ डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद देखेंगे विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता क्या है, और एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना होता है, ये निकालेंगे अपन लोग। तो जो ये स्टार्टिंग वाला है वो बिल्कुल डेफिनेशन के रूप में ही है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो अपन लोग एक बार वर्णन कर लेंगे उसका, कि किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। इन्हें विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं, इंग्लिश में इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। तो डेफिनेशन होगी इनकी, हमें डेफिनेशन याद रखनी है। एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं ये, यानी ऐसी काल्पनिक रेखा या वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। एक बार मैं दोबारा से बोल रही हूँ, इनको हमें याद रखना है। लिखा हुआ मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि देखो ये है भी मेरे पास, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं फील्ड लाइंस, ऐसी काल्पनिक रेखा या वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर अपन लोगों को थोड़ा फोकस करना है। हमेशा ये खुला वक्र बनाती हैं, यानी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तो पूछा जा सकता है आपको कि विद्युत बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं, तो आपको जवाब देना है खुला वक्र बनाती हैं। दूसरा है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो इस बिंदु पर आप क्या करते हो, यदि स्पर्श रेखा खींचते हो, ये स्पर्श रेखा खींची, तो इस विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। यदि आप इस पे खींचते हैं तो इसके ऊपर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। यदि आप इस पे खींचते हैं तो इसके ऊपर इसकी डायरेक्शन को ये बताएंगे। तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रेजेंट करती है, व्यक्त करती है। तीसरा पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं, जो कि संभव नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत बार पूछ लेते हैं क्या विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कभी भी नहीं काटेंगी। यदि विद्युत बल रेखाएं, जैसे मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँ, कोई भी जो है वो आपस में काट ली, तो इस इधर वाली के ऊपर देखिए, यहाँ एक पॉइंट लेती हूँ और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी इधर, और इसके ऊपर यानी इस वाले के ऊपर मैं एक पॉइंट लेती हूँ, यहाँ मान लीजिए इसके ऊपर ही, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर। यानी एक सेम पॉइंट के ऊपर कितनी डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन। और सदिश राशियों की तो प्रॉपर्टी होती है कि उसकी क्या होती है, एक ही दिशा होनी चाहिए, यानी कि एक बिंदु पर दो दिशा होना संभव नहीं है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ का ध्यान देंगे। नेक्स्ट है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। तो हमें पता होना चाहिए विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही होती है। जहाँ विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। आप देख सकते हो, जैसे मैं समझाने की कोशिश करूँ, तो देखिए यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या इतने से एरिया में बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। इसका यदि एरिया देखें अपन लोग, तो इसमें विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम है, इसलिए यहाँ इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे, फिक्स एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट है विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलती हुई या प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनमें ये वाला ही है। हालांकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, पर फिर भी हमें आइडिया होना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ। विभिन्न विन्यासों के लिए विद्युत बल रेखाओं की संरचना बनाई है। देखो क्वेश्चन आता है कि एकल ध्रुव के लिए या धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाओं की संख्या
संख्याओं का चित्रण कीजिए, चित्र बनाइए, तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है। पॉजिटिव है यानी धनावेश के कारण से, ये अलग अलग है। तो यदि आपको धनावेश के कारण से पूछा जाए तो आपको ये डायग्राम बनाना है। और इस डायग्राम में क्या होगा, आप कहीं भी सीधी रेखाएं दिखा सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जो ये तीर का निशान है, एरो का चिन्ह है, इस एरो साइन को आपको बाहर की तरफ दिखाना है। और नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में आपके पास में ये जो एरो के साइन है वो अंदर की तरफ आ जाएंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। तो यदि आपको पॉजिटिव के बारे में पूछा जाए तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, और यदि आपको नेगेटिव के बारे में पूछा जाए तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। दूसरा देखिए, बहुत बार ये भी पूछा गया है विद्युत द्विध्रुव के लिए, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, यानी कि दोनों द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव, एक यदि धनायन हो और दूसरा ऋणायन हो, तो किस प्रकार से होगा। तो देखिए, धनायन से आपको शुरू करनी है और ऋणायन पर समाप्त करनी है, यानी धन से निकलेंगी और ऋण पर आएंगी, धन से निकलेगी और ऋण पर आएंगी, इसी प्रकार से नीचे की तरफ दिखाएंगी। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव में जितनी भी बलरेखाएं निकल रही है वो सारी क्या है, उनमें सब में जो एरो के चिन्ह हैं, तीर के निशान है, वो बाहर की तरफ है, यानी विद्युत बलरेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं। और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव में क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है। तो इतना सा हमें ध्यान देना है। यदि आपको ये बोल दिया जाए कि दो धनावेशों के लिए निकालिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पॉजिटिव लेना है, यहाँ पॉजिटिव लेना है, तो रिपल्सन के कारण से ये वाली रेखा तो यहाँ आएगी नहीं, और इधर आपको ऐसे एक पतंग की जैसे स्ट्रक्चर यहाँ प्राप्त होगी। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव है दोनों में, तो दोनों में ही क्या होगा, एरो के चिन्ह बाहर की तरफ होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी बाहर है और इस साइड भी आपके बाहर है। यदि सपोज दैट आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि दोनों ऋणावेशों के लिए आपको बनाना है या इसका चित्रण करना है या बल रेखाओं का चित्र बनाइए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव का चिन्ह दिखाएंगे, ठीक है, और सेम डायग्राम बनेगा। इतना ही फर्क है कि यहाँ पर अब की बार एरो का चिन्ह है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, यहाँ बाहर की तरफ है, और नेगेटिव में क्या होता है, प्रवेश करता है, इसलिए चित्र है वो अंदर की तरफ आ जाएगा। जैसे मैं बनाऊँ तो देखिए, नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब एरो का चिन्ह कैसे लगाएंगे, इसमें अंदर की ओर होगा, तो आपको इस प्रकार, इसमें भी इन साइड में होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यदि दोनों जो चार चीज़ आपको दिए गए हैं वो नेगेटिव हो या ऋणात्मक हो, ये क्या है आपका दो दिनावेशों के लिए। तो यहाँ से जो विद्युत बल रेखाएं हैं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, फिन लाइन्स हैं, उसमें क्या पूछा गया है, इसमें या तो आपको पूछा जा सकता है कि ये कैसा वक्र बनाती हैं, तो आपको बताना है ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं, यानी खुला वक्र बनाती हैं। दूसरा ये कि यदि कोई भी आपके पास में बिंदु है विद्युत क्षेत्र में, और उस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर आप स्पर्शरेखा खींचते हैं, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो आपको पता होना चाहिए वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है क्या विद्युत बलरेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो नहीं। क्यों, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी जो कि पॉसिबल नहीं है। इनकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। और विभिन्न विन्यास के लिए, तो विभिन्न विन्यास आपके पास में रहेगा ये वाला, ठीक है, पॉजिटिव के लिए ये और नेगेटिव के लिए। जब केवल जितना पूछा जाए उतना ही हमें आंसर देना है। तो यदि आपको पॉजिटिव के लिए पूछा जाए तो आपको ये जवाब देना है, और यदि नेगेटिव के लिए पूछा जाए तो आपको ये चित्र बनाना है। और यदि आपको द्विध्रुव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव है उसके बारे में पूछा जाए तो आप ये चित्र बनाएंगे। और तो धनावेश या ऋणावेश के लिए पूछा जाए तो आपको धनावेश के लिए ये और ऋणावेश के लिए है वो इस प्रकार ये डायग्राम बनना है, ठीक है। अब देखिए, हम आगे जब डेरिवेशन करेंगे तो उसमें बार बार यूज करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र तो क्या होता है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी आपकी सबकी सेम है और इनमें जो गैप है वो भी सेम है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें सेम नहीं दिख रहा है, बाकी आपको सेम ही बनाना है, ठीक है। यदि सेम नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये मेरी मिस्टेक है। एक समान ई जिसमें परिमाण व दिशा दोनों नियत होते हैं, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिसमें परिमाण यानी उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन दोनों सेम है, दोनों कॉन्स्टेंट रहे, चेंज नहीं है। इसमें आप देख सकते हो कि जो गैप है इन सभी बल रेखाओं के बीच में वो तो आपका क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रही है, वो भिन्न है। इसमें आप देख सकते हो कि ना तो इनका गैप है वो सेम है और ना इनकी डायरेक्शन सेम है, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, असमान विद्युत क्षेत्र है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो विद्युत फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए, विद्युत फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है।
विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्या होता है? कोई भी आपका विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में आपका कोई भी पृष्ठ रखा हुआ है, तो उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही कहा जाता है फ्लक्स फाई। दूसरी डेफिनेशन आप ये भी दे सकते हैं इसकी गणितीय रूप से, जो मैंने पहले लिख दी है, आप बाद में भी देख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र व अनुपांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को फाई कहते हैं। 11वीं क्लास में पक्का आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा होगा, यानी सदिश गुणा और अदिश गुणा के बारे में। तो ये ई है वो क्या है आपके पास में विद्युत क्षेत्र है, और डी एस क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल है। तो विद्युत क्षेत्र व अल्पांश क्षेत्रफल के अतिश गुणा को फ्लक्स कहा जाता है। तो आपके पास में यदि कोई भी विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में कोई सिस्टम रखा हुआ है, उसका एक अल्पांश यदि अपन लोग ले लेते हैं और उसका मान लेते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, डी एस है, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कितनी है? ई है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या होती है? फ्लक्स फाई कहलाती है। तो ये होगा आपका फ्लक्स। यदि मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, तो देखिए, माना अपने पास में क्या है? एक नदी है और नदी में एक पानी बह रहा है, ये पानी की डायरेक्शन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यदि कोई भी एक सरफेस ले लिया, जैसे सरफेस मैंने एक फ्रेम ले लिया, ये मान लीजिए एक फ्रेम है, फोटो फ्रेम, बिल्कुल खोखली है ना। और इसमें से पानी क्या हो सकता है? आर पार हो सकता है, या मेरा हाथ भी आर पार हो सकता है, पेन आर पार हो सकता है। तो मैंने इसको उठाया और ऐसे, यानी कि ये थोड़ा सा यदि मैं इसको बराबर सा कर लूँ, तो ये आपकी इस प्रकार से। तो यदि मैं ये फ्रेम लेती हूँ, उठाती हूँ और इसको क्या करती हूँ? ऐसे रखती हूँ। पानी किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, और फ्रेम कहाँ है? ऐसे रखी गई है। तो बताइए, क्या इस फ्रेम के अंदर से पानी बहेगा? अब आप ये कहोगे नहीं मैडम, लहरें आ जाएंगी तो निकल जाएगा, तो वो अलग बात है ना। बाकी वैसे इस फ्रेम में से पानी नहीं आएगा, बिल्कुल नीचे से पानी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यह इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसकी दिशा इसके लंबवत होगी। देखिए इधर है, यानी ऊपर की तरफ, ऐसे डायरेक्शन होगी इसकी, ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी। तो पानी का फ्लो इधर ग्रीन पेन की तरफ, और इस पृष्ठ की जो डायरेक्शन है वो जो ब्लैक पेन है उसकी तरफ से है, उसकी तरफ है। इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री का है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे, जैसे मैं यहाँ लिखूँ, फाई इज इक्वल टू ए डॉट डी एस। अल्पांश के लिए लूंगी तो यहाँ पर डी फाई लगा दूंगी, अदरवाइज फाई भी कोई दिक्कत नहीं है। टोटल के लिए आप लोग निकालोगे तो क्या करोगे? इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, समाकलन कर दोगे, तो ये फाई हो जाएगा डी फाई का, और ये हो जाएगा ए डी एस कोस थीटा। तो जब फ्रेम ऐसे रखा गया था, यहाँ से मैंने उठाया और ऐसे रख दिया, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर है, यानी पानी की डायरेक्शन इधर है, और इसकी जो पृष्ठ की डायरेक्शन है, इसका सरफेस की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। तो एंगल यहाँ 90 डिग्री हो गया था, और कोस 90 की वैल्यू है वो 0 होती है, इसलिए पाई की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। यानी कि आप देख सकते हो कि ऐसी डायरेक्शन में आप रखोगे तो पानी फ्लो नहीं होगा। तो हम पानी को एक बार इनडायरेक्टली रूप से समझ सकते हैं कि ये आपकी क्या है? यदि मैं इसको ऐसे रखने के बजाय अब ऐसे रख दूँ, जस्ट ऐसे रख दूँ, तो आपको पता है कि यहाँ से क्या हो गया आपके पास? इस साइड से पानी फ्लो हो सकता है। अब इस फ्रेम के अंदर से पानी जाएगा, तो अब डायरेक्शन देख सकते हो, पानी की दिशा इधर है, और फ्रेम के जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन भी आपकी इधर ही है, यानी इस साइड है। आप देख सकते हो इस साइड है, तो ये देखिए, तो ऑब्वियसली बात है, सारा पानी है वो इस फ्रेम के अंदर से, जो खोखला है उसके अंदर से जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि थीटा यदि 0 डिग्री है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस 0, और कोस 0 का मान कितना होता है? 1। तो फाई इज इक्वल टू हो गया है ए डी एस, ये हो गया। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, वो आगे की बात है। फिलहाल आपको केवल ये पता होना चाहिए कि फ्लक्स जो है वो क्या चीज़ है। तो फ्लक्स देखिए, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली पल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। या आप कह सकते हो विद्युत क्षेत्र व अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को फाई कहते हैं, यानी विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात अल्पांश के लिए डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, देन इम्प्लाइज वी कैन से फाई। यदि हम टोटल के लिए निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे? इस समीकरण का समाकलन कर देंगे। तो जैसे ही समाकलन करेंगे, डी फाई का तो फाई हो जाएगा, और ये एज इट इज आपके पास में आ जाएगा ए डी एस। फाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए डी एस कोस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? यहाँ जो ये थीटा है वो थीटा ई और डी एस के बीच का कोण है, ई और डी एस के बीच का कोण है। फाई यानी विद्युत फ्लक्स है, उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक अदिश राशि है, बहुत बार पूछ लेते हैं विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, तो आपको पता होना चाहिए विद्युत फ्लक्स है वो एक अदिश राशि है। यदि अपन लोग इसको आगे कंडीशंस के रूप में समझाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे मैं इसी पे समझा दूँ, ठीक है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा।
फाई इज इक्वल टू यानी फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ए डी एस कोस थीटा। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, कंडीशंस अप्लाई करेंगे। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ए डी एस, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, अभी बताया था मैंने। तो वैल्यू आ गई आपके पास में ए डी एस, ई कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डी एस एंड आउटसाइड, तो फाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए डी एस, और ये हो जाएगा आपके पास में ई एस। तो फाई की वैल्यू कितनी आ रही है ई एस। तो इस कंडीशन में जब एंगल 0 डिग्री होता है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग देखें तो इसमें आप देख सकते हो दूसरा केस, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे आप देख सकते हो फाई इज इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन ए डी एस कोस ऑफ 90 एंड कोस 90 विल बी 0, देन फाई इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मिनिमम फ्लो होगा, यानी 0 होगा इसमें। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो, यदि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस 180, कोस 180 विल बी -1, ई -1 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे, ई विद रिस्पेक्ट टू डी एस इज कॉन्स्टेंट एंड आउटसाइड, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी फाई इज इक्वल टू माइनस ई आउटसाइड डी एस एंड फाई इज इक्वल टू ए एस। तो इसमें क्या होगा, ये भी मैक्सिमम होगा, लेकिन ये क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस चीज़ का ध्यान। तो आप इन तीनों केस से क्या कह सकते हो, आप केस से कह सकते हो कि थीटा बराबर यदि 90 होता है तो फाई इज इक्वल टू 0 होगा डेफिनेटली, लेकिन यदि थीटा की वैल्यू है 0 हो, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो या 90 से छोटी हो, तो आप कह सकते हो कि इस कंडीशन में देखिए 0 पे कितना आ रहा है ई एस और 90 पे कितना आ रहा है 0, तो आप देख सकते हो कि 0 से ई एस की यानी अब 0 से लेके अधिकतम राशि है, तो इस कंडीशन में आप कह सकते हो इम्प्लाइज वी कैन सी फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव। यदि अपन लोग करें कि 90 से तो ज़्यादा हो थीटा की वैल्यू और 180 से छोटी हो, तो आपके पास में क्या होगा, ये वैल्यू या 180 के इक्वल भी कह सकते हो आप, तो ये फाई इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसी में फाई का मात्रक या फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, क्योंकि फाई इज इक्वल टू कितना होता है इंटू एस, यानी फाई का मात्रक बराबर किसका मात्रक होगा, ई और एस का मात्रक। तो ई का मात्रक अपन लोग जानते हैं कितना होता है, न्यूटन पर कूलम इंटू न्यूटन पर कूलम होता है। तो एस सरफेस है, सरफेस का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। या अपन लोग इसका दूसरा मात्रक देखें तो क्या होता था, वोल्ट पर मीटर भी होता है, तो आप इसका दूसरा मात्रक देख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, ओके। और वोल्ट पर मीटर है, इसका होगा मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, वोल्ट इंटू मीटर। तो इसके दो मात्रक हो गए हैं, एक हो गया है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर और एक हो गया है वोल्ट इंटू मीटर। दोनों में से आप कोई भी बता सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये आ जाता है वोल्ट इंटू मीटर किसका मात्रक है और ये कैसी राशि है, तो आपको उस समय ध्यान होना चाहिए वोल्ट इंटू मीटर है वो फ्लक्स का मात्रक है और ये एक अदिश राशि है। यदि हम इसकी बीमा की बात करें तो मैं यहाँ से बीमा निकाल रही हूँ इस वाले से, देखिए बीमा कैसे निकालेंगे, न्यूटन यानी बल की बीमा होती है m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर इसका होगा L2 और नीचे कूलम का होगा A1 T1, मैंने आपको पहले ही बताया था ये। तो अब इसको ऐड कर दो, N1 ये 1 और 2 3 हो जाएगा, L3 T-2 है, T ऊपर जाएगा तो T-1 बनेगा, तो T-3 हो जाएगा टोटल, और ये A अकेला है इसलिए ये बचेगा A-1, फिर ये इसकी डेम है। तो ये अपन लोग देख चुके हैं, ठीक है, देख सकते हो आप थोड़ा सा, फिर ठीक प्लस ये हो गया आपके पास में विद्युत फ्लक्स, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है, ये इसका गणितीय रूप है और ये एक अदिश राशि है। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये केस है कंडीशंस देखिए, फाई इज इक्वल टू एडीएस, थीटा हो तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 हो तो 0 होगा, और 180 हो तो माइनस में हो जाएगा। यदि 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो तो ये पॉजिटिव रहेगा, 90 पे ये 0 रहेगा, और 90 से यदि ज़्यादा हो और 180 से यदि छोटा हो तो ये नेगेटिव रहेगा। यदि हम मात्रक की बात करें तो इज इक्वल टू ई एस, फाई इज इक्वल टू ई एस होता ही है, तो फाई का मात्रक बराबर ई एस का मात्रक होगा, तो क्या होगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर या वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। ये जो एस है इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, और न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर होगा विद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो ये हो गए न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड वोल्ट इंटू मीटर, दोनों में से कोई सा भी है, और विमा है वो यहाँ निकाली गई है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। अब अपन वो देखेंगे आगे
विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है वो देखेंगे। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, वो एक दूसरे से अत्यंत नजदीक होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब अल्प दूरी कितनी होगी, यानी लगभग हम कह सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर की रेंज, यानी कि एंगस्ट्रॉम की कोटि की दूरी पर स्थित हो तो ऐसा निकाय है वो द्विध्रुव कहलाता है। यानी क्या बताया मैंने बताया कि दो आवेश होने चाहिए जो परिमाण में तो क्या हो, सेम हो, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति है उनकी वो क्या हो, विपरीत हो, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। एक यदि -2 कूलम है तो दूसरा +2 कूलम होना चाहिए, 2.1 भी नहीं चलेगा, एग्जैक्ट होना चाहिए। तो एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर या निकट दूरी पर स्थित हो, यानी एंगस्ट्रॉम के कोटि की दूरी पर स्थित हो, तो ऐसा जो निकाय है वो द्विध्रुव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हो कि जैसे NaCl है, H2O है, HCl है आदि, ये है। तो दोनों आवेश है वो पर लोग ले लेते हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव है, ये मान लेते हैं आपके पास में नेगेटिव है, और ये आपका पॉजिटिव है। तो इनका जो सेंटर पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, वो द्विध्रुव का मध्य बिंदु कहलाएगा। ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो दूरी है वो द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है, यानी ये कहलाएगी द्विध्रुव की अक्ष, और ये कहलाता है केंद्र बिंदु O। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है वो कहलाती है द्विध्रुव की निरक्ष। अभी मैंने स्टार्टिंग में जो पॉइंट बताए थे उसमें नाम आपने सुना होगा, देखा होगा कि एक तो निरक्ष और एक अक्ष, ये दो वर्ड है मैंने यूज किए थे, वो यही है। यानी एक्स तो होगी जस्ट ये वाली, और निरक्ष होगी बिल्कुल लंबवत दिशा वाली। ठीक है, ये निरक्ष होगी। तो इन दोनों के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग याद करेंगे। तो सबसे पहले है वो अपन लोग देखेंगे एनिटिक निशान। तो वैसे निशान ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। ब्रैकेट में आप दिखा सकते हैं एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कोटि होनी चाहिए उसकी, अल्प दूरी पर स्थित हो, द्विध्रुव कहलाता है। मैंने एक +Q और ये -Q, ये जो इनका मध्य बिंदु है वो O यानी केंद्र बिंदु कहलाएगा, इनका मध्य बिंदु कहलाता है, यानी द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो H2, NaCl, HCl एटसेट्रा आदि इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण P के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद में लिखेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण को हम डाइपोल मोमेंट P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है देखिए, ये आपके पास में कोई भी दो आवेश हैं -Q और +Q, ये केंद्र बिंदु O है और इन दोनों के बीच की दूरी अपन लोग मान लेते हैं 2a है, यानी ये आधी और ये आधी, ये a हो जाएगी और ये a हो जाएगी, इसको क्या मान लेंगे टोटल को 2a। आगे डेरिवेशन में काम आएगी तो उसको क्या है, हमें आधा करना होता है, तो आधा करेंगे तो वो बटे में चलेगा, इससे अच्छा है हम इसको पहले ही डबल मान के चलते हैं। तो द्विध्रुव जो आघूर्ण है वो आपके पास में क्या होगा, कोई भी एक आवेश का परिमाण इंटू दोनों के बीच की दूरी, ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या लिखा मैंने, दोनों कोई भी एक आवेश का परिमाण, यानी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है, मोड लेना है इनका, और उन दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होगी वो होगी आपके पास में विद्युत क्षेत्र की जस्ट अपोजिट। तो विद्युत क्षेत्र की कितनी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसकी क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, तो ये होगी आपके पास है। अब बात करते हैं इसकी विमा और मात्रक। तो विमा क्या होगा, विमा सॉरी पहले मात्रक निकालेंगे। तो मात्रक हो जाएगा आपके पास में, क्यू का क्या होता है कुलम, टू का कोई होता नहीं है, शुद्ध राशि है, और ए दूरी है यानी मीटर, तो आपके पास में क्या हो जाएगा कुलम इनटू मीटर। यदि हम इसकी विमा निकालें तो विमा आप कैसे निकालेंगे, विमा निकालेंगे कुलम का क्या होगा A1 T1,
और इसका क्या हो जाएगा L1। तो इसको थोड़ा सा सही से लिख लो, कितना रहेगा। आप चाहो तो लिख सकते हो M0 L1 T1 A1, ये होगी इसकी रेखा। और उसके रूप में आप देख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, नॉर्मल देख लिया था, क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसमें दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, द्विध्रुव कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण P, कोई भी एक आवेश, कोई भी आपके द्विध्रुव के अपन जिसकी बात कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन है, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। मानव द्विध्रुव के मध्य की दूरी है वो अपनी 2a है। तो द्विध्रुव आघूर्ण हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए ये -2 आवेश मान लेते हैं, +2 मान लेते हैं और दोनों के बीच की दूरी 2a, ये आपके पास में है केंद्र बिंदु। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी का गुणा, मात्रक कुलोमीटर मीटर कुलोमीटर मीटर, और वी इसकी होगी M0 L1 A1 T1। अब हम करेंगे डेरिवेशन। तो यहाँ से आपका डेरिवेशन स्टार्ट होता है। पॉइंट है अपना विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ये हम निकालें। तो मान लेते हैं, माना एक विद्युत द्विध्रुव है, एक द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P स्थित हो, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हिंदी में यहाँ डायग्राम बनाऊँ, देखिए ऐसे दिख रहा होगा, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज, ये केंद्र बिंदु O है, केंद्र बिंदु से इन दोनों आवेशों की जो दूरी है वो a होगी, यानी टोटल दूरी कितनी होगी, 2a हो गई है। तो इस केंद्र बिंदु O से यहाँ से ये अक्षय बिंदु है, अक्षय पे निकाल रहे हैं अपन लोग, अक्षय पे निकाल रहे हैं, कोई बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये बिंदु P हो गया आपका। तो आप देख सकते हो, एक बार मुझे इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, यानी कि ये कितनी होगी, ये जो दूरी है वो हम लोग मान लेते हैं कि केंद्र बिंदु से ये R दूरी पर स्थित है। तो ये तो हो गया R और ये हो गया आपका A, तो टोटल कितना हो गया R + A, ठीक है। और एक बार मुझे इन दोनों की, यानी मैं से यदि A और B बिंदु मान लूँ तो ये कितना होगा, इन दोनों की दूरी कितनी होगी, ये वाली, ये हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ से कि ये टोटल दूरी कितनी है, R है, ये वाली। और इस R में से यदि मैं ये घटा देती हूँ, A घटा देती हूँ, तो मेरे पास इस पूरे में से यदि मैं ये घटा दूँगी तो क्या बचेगा, ये वाला। तो इसमें से मैं क्या करूँगी, इस R में से A घटा दूँगी, तो मेरे पास क्या बचेगी, R - A। तो आपको दूरी पता चल गई। अब हम कैसे निकालेंगे वो आप देख सकते हो। आपको करना क्या है, एक बार ऐसा मानना है कि ये द्विध्रुव है, लेकिन आपको यूँ मानना है कि आपको केवल नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आप इस -q आवेश के कारण जो बिंदु A पर स्थित है, इसके कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक बिंदु आवेश के भांति व्यवहार करेगा और बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ/R²। तो सबसे पहले -q आवेश के कारण यहाँ 2 चार्जेस हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अपन विद्युत क्षेत्र को E1 से रिप्रेजेंट करें। तो मैं इसको E1 मान लेती हूँ और E1 से कितना हो जाएगा कि Q/, दूरी कितनी है, R + A का होल स्क्वायर। डायरेक्शन की यदि बात करें तो डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन होगा आपके पास में, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के अंदर की तरफ होता है, यानी इस दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड, ठीक है, इन इस डायरेक्शन में E1 की दिशा में होगी। या आप यहाँ केवल नेगेटिव चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर चार्ज कितना है, -q का। तो चाहे आप दिशा दिखाइए, चाहे यहाँ नेगेटिव, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो। मैं नेगेटिव चिन्ह लगा देती हूँ और इसको मैं समीकरण 1 लिखा देती हूँ। इसी प्रकार
प्लस क्यू के कारण वही बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, T2, और ऊपर कितना हो जाएगा प्लस का के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है r-a का होल स्क्वायर, और इक्वेशन हो गया आपके पास में 2। अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A इज इक्वल टू कितना होगा, A1 प्लस A2। वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से E1 और E2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी A इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के क्यू आर माइनस टू का होल स्क्वायर। के और क्यू मैं दोनों में से कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलशियम लेंगे, और एलशियम यानी लघुत्तम लेंगे, तो क्या आएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्वेश्चन को पता चलेगी इधर है E इज इक्वल टू आपके पास मेरे हैं के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो आर प्लस ए का होल स्क्वायर ये तो कट जाएगा, और आर माइनस ए होगा होल स्क्वायर बचेगा, एक से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक से, तो क्या आ जाएगा माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर से और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दीजिए, तो के क्यू माइनस चिन्ह एज इट इज, ये कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का चिन्ह एज इट इज कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों में इतना ही डिफरेंस है, यहाँ माइनस 2ab यानी माइनस 2r और यहाँ प्लस का आएगा। ओके, और नीचे वाले टर्म्स है वो आपकी एज इट इज रहेंगी। आप चाहो तो इनको ये भी कर सकते हो आर प्लस ए और आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दो दो बार है इसलिए होल स्क्वायर कर देते हैं इनको। के क्यू कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह इसलिए सारा क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, कितना आएगा माइनस का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2r, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r। और नीचे आप देख सकते हो आर प्लस ए और आर माइनस ए यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख सकते हो तो भी आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कट गया तो आपके पास फिर हुआ भैया के क्यू इंटू 4r, 2r ये और 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको पता है मैं इस 4 को क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, तो जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है डाइपोल मोमेंट वो होता है 2a इंटू क्यू। तो देखिए 2a तो यहाँ से आ जाएगा, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ कि क्यू 2 इंटू 2a इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से ये क्यों आया तो यहाँ क्यों, ठीक है, वो ये 2a है तो ये 2, तो इसको मैं p से रिप्लेस कर देती हूँ, कितना आएगा के p 2 बच गया और r बच गया अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास बिंदु है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ए है वो क्या है दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो बहुत क्या होती है छोटी होती है अल्प होती है। आर क्या है वो दूरी जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो आप देख सकते हो ये दूरी क्या होती है इससे ज़्यादा होती है, यानी जो कि आर इज ग्रेटर देन ए, तो क्या होगा आर स्क्वायर तो और बड़ा यानी ए स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो आप कह सकते हो अतः ए स्क्वायर को नगण्य मानने का तो यहाँ से आप देखिए 2kpr अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया ना नगण्य मान लिया इसके, और ये घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाती है, तो 2kpr अपॉन आर 4 कट जाएगा तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब। यदि आपको सदिश रूप में लिखना चाहेंगे यहाँ से आप दिखा सकते हैं अर्थात ई समानुपाती 1/r। यदि आप डायग्राम बनाएंगे ई और आर में तो आपको ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है,
और यदि आप सदिश रूप दिखाना चाहते हैं इसका सदिश रूप में लिखने पर, तो आपको वेक्टर का चिन्ह बनाना है 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब आर। ये आपके पास वेक्टर हो गई है इतने। सदिश रूप में इसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, इसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, तो ये आपके पास में हो जाए सदिश रूप में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण से? द्विध्रुव के कारण से। कहाँ पर? अक्ष पर। तो एक डेरिवेशन आपका ये है। नेक्स्ट डेरिवेशन अपन लोग करेंगे निरक्ष वाला। अब हम पढ़ेंगे अगला डेरिवेशन। ये है अपने पास में नेक्स्ट द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपन लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग मान लेते हैं, देखिए पहले मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद लिखते हैं। ये आपके पास में है -24, मान लेते हैं ये +24। ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ये ए है, ये भी ए है, और ये जो दूरी है वो कितनी है? आर है। तो देखिए ये 90 डिग्री का कौन है? तो ये सामने ये वजह है वो कितनी होगी आपकी? ये वाली, ये हो जाएगी √r² प्लस a², आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये करना है इसलिए, और ये भी करना है इसलिए ये भी कितनी हो जाएगी आपके पास में? वही √r² प्लस a²। समझ में आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दो चित्र को कि अगले को समझ नहीं आया, इसलिए पर मैंने आपको थोड़ा सा बार बताया कि डिस्टेंस में इस प्रकार से नहीं है। फिर देखिए करना क्या है, नेगेटिव के कारण से क्या होता है? प्रवेश करती है, और पॉजिटिव के कारण से क्या होती है? बाहर निकलती है। यानी मान लेते हैं इसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो E1 की दिशा इधर होगी, और इसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस साइड है, इसलिए इसके कारण से अपन लोग मान लेते हैं कि ये क्या है? इसकी दिशा है वो इधर होगी। अब हम E1 और E2 की वैल्यू निकालते हैं, तो बिंदु आवेश के कारण से कितना आएगा? माइनस का KQ अपॉन r², और r² कितना है? √r² प्लस a² का होल स्क्वायर इसलिए कट जाएगा, अंडर रूट और वैल्यू आ जाएगी माइनस का KQ अपॉन r² प्लस a²। सपोज दैट ये इक्वेशन आपके पास में एक। इसी प्रकार से इस प्लस क्यू के कारण से निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण से इसके ऊपर निकालेंगे, तो इसको अब अपन बिंदु आवेश मान लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? प्लस का KQ अपॉन r², दूरी सेम है इसलिए रिजल्ट भी आपका सेम रहेगा, a² प्लस r² प्लस a², और ये मान लेते हैं दो। 1 और 2 से आप देख सकते हो कि इनकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है, जो परिणामी वैल्यू है, परिमाण का है, वो क्या है? समान है। E1 का मोड और E2 का मोड दोनों क्या है? इक्वल है। इसलिए क्या होगा? तो आप कह सकते हो कि इनका रिजल्टेंट, इनकी मैग्नीट्यूड है, इनका परिमाण है वो समान है, लेकिन दिशा अलग अलग होने के कारण से इनको घटकों में विभाजित किया जाएगा। तो हम घटक लेते हैं इस बिंदु P पर। घटक लेने का तरीका ये, यहाँ पर एक ग्राफ सा बनाना है x और y का, ठीक है। ये E2 है इसलिए इसको मैं मान लेती हूँ E2, ओके। और ये E1 है इसलिए ये आपका E1 ही रहेगा, लेकिन इसकी दिशा रहेगी इधर और E2 की रहेगी इधर, इस साइड का, इस चीज़ का ध्यान देंगे। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी संगत कोण है, इससे थीटा रहेगा। ये एंगल थीटा है इसलिए आप कह सकते हो कि ये जो एकांतर कोण है इसलिए ये भी क्या रहेगा? थीटा रहेगा। एकांतर कोण देखिए जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, ठीक है, ये एकांतर कोण है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ मैं समझाऊँ। यदि ये आर है, ये थीटा है, तो इसके पास वाला कंपोनेंट रहेगा आर कोस थीटा, और इसके लंबवत रहेगा आर साइन थीटा। इसका मैं यहाँ यूज़ करूँगी, तो आप यहाँ से लिखेंगे कितना आएगा? ये आपका E1 है, ये थीटा है, तो इसके सामने यानी इसके कोस कंपोनेंट रहेगा ये वाला, तो आप लिख सकते हो E1 कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर रहेगा ये वाला, तो आप इसको लिख सकते हो E1 साइन थीटा, ठीक है। आप इधर देख सकते हो ये वाला, ये E2 है, ये थीटा है, तो आप इसको कह सकते हो E2 कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये है इसलिए इसको आप कह सकते हो E2 साइन थीटा। तो आप देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किसके कारण से होगी? E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल किस कारण से होगी? कोस कंपोनेंट के कारण से होगी, और कोस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो A1 कोस ऑफ थीटा। कैसे लिखा है मैं, देखिए टोटल E इज इक्वल टू होगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, ठीक है। और E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो आप इसको E1 कर दीजिए, तो यह हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो E1 कोस ऑफ थीटा। अब E1 की वैल्यू आपको यहाँ से बताइए, कोई सा भी पुट कर दीजिए, मैग्नीट्यूड वैल्यू लेनी है आपको,
मोड वैल्यू लेनी है तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और कोस थीटा पर लोग निकालते हैं लाल बटा कब का से। तो आप देख सकते हो आधार बटा कर्न, पहली जो वैल्यू होती है वो साइन की होती है, दूसरे वाली जो होती है वो कोस की होती है, फिर टेन की होती है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया आधार बटा कर्न। तो इसमें देखिए ये ट्राइंगल ले लीजिए चाहे आप ये वाला ले लीजिए, दोनों सेम ही है। तो इसमें आप आधार देख सकते हो, 90 के सामने की जो भुजा होती है वो आपकी कर्न होती है, और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, और बची हुई जो शेष भुजा है वो आपकी क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। तो आधार कितना आएगा अपना, स्मॉल ए है, कोस थीटा इज इक्वल टू ए बटा, और कर्ण कितना है ये वाला, तो कर्ण हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर इसकी वैल्यू अपन को पुट करनी है, ई की वैल्यू दिखाई, और फिर लास्ट में अपन को वही जोड़वा के पुनः भाग करके वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो त्रिध्रुव आघूर्ण यानी पी के पदों में निकालना है। तो निकालते हैं अपन लोग। माना एक द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव, जिसके केंद्र ओ से आर दूरी पर, ब्रैकेट पे आप दिखा दीजिए निरक्ष पर, क्योंकि निरक्ष लेना, बिंदु पी स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। पहले वाले में भी सेम लैंग्वेज से इतना ही फर्क था कि वो क्या था, अक्ष था निरक्ष के बजाय, और इसमें क्या आ गया है, अक्ष आ गया है। तो अपन सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बना के इसको समझिए। माइनस को ले लेते हैं, प्लस को ले लेते हैं, केंद्र बिंदु ओ है, दोनों के बीच की दूरी है वो आपकी 2a है, या आप सिंगल सिंगल भी दिखा सकते हैं, ए ये और ए ये वाले। इससे आर दूरी पर क्या है, बिंदु पी स्थित है, जहां पर आप क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की। तो इससे इसको मिला दीजिए, और ये जो है वो आपके पास मिलेगी A1। ठीक है, ये A1 हो गए। इसकी दिशा इसलिए तो ली है क्योंकि नेगेटिव है, इसको इससे मिला दीजिए, और इसकी डायरेक्शन होगी इधर। ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये भी थीटा होगा। ये दूरी अपन लोग क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, ये आर दूरी है। तो अब क्या है कि इनकी जो E1 और E2 की वैल्यू मैंने जैसे बताया था थोड़ी देर पहले, क्या है, सेम है, और डायरेक्शन में अलग है, इसलिए बिंदु पी पर अपन क्या नहीं घटक लें, तो घटक ले लिए ये। ओके, मैंने फॉर्मूला से नहीं ये, ठीक, ये एंगल थीटा है, इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ ऐसे। तो ये भी आपके पास में क्या होगा, E1 होगा, ये एक में सॉरी, तो ये भी E2 होगा। ये एंगल थीटा है तो संगत होना है, इसलिए ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ओके, ये आपके पास में E1 है, इधर आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, चाहो तो आप दिखा सकते हो कि ये इधर से आता हुआ में प्रतीत हो रहा है। तो ये एंगल आपके पास एक कांतर कोणीय कारण से थीटा रहेगा। ओके, अब यदि मैं घटक लूँ तो क्या आएगा, ये कोस कंपोनेंट थीटा के पास वाला कोस कंपोनेंट रहेगा, इसलिए ये रहेगा E1 कोस थीटा। ठीक है, और इसके लंबवत रहेगा ये वाला, इसलिए मैं इसको लिख सकती हूँ A1 साइन थीटा। इसके परपेंडिकुलर ये जो थीटा, यदि मैं E2 ले लूँ तो ये थीटा है, तो यहाँ रहेगा इधर E2 कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत कंपोनेंट ये, तो E2 साइन थीटा। ठीक है, और ये दूरी आपको बताइए, ये दूरी मैंने आपको पहले बता दी थी, क्या ये यदि R है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यदि ये A है, तो आपके पास में ये कितना हो जाएगा, √R² प्लस A², ये दूरी रहेगी। थोड़ा अंदर से तो लिखने में थोड़ा सा टाइम सी पड़ता, पर कोई नहीं, ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये अपना निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का डायग्राम है, तो अपन लोग निकालेंगे इसमें वही एज इट इज़। क्या सबसे पहले हम निकालेंगे माइनस या प्लस क्यू आवेश, कोई सा भी आप निकाल सकते हो, ये माइनस लिया है मैंने, तो आप माइनस की कारण से निकाल दीजिए। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, A1 वही के क्यू माइनस दे दीजिए आप R² कितना है, √R² प्लस A² का होल स्क्वायर। अंडर का मतलब घात 1/2 होती है, और 1/2 की घात 2 हो तो मैंने बताया था घात के ऊपर घात हो तो घातें आपस में पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास केवल वैल्यू आएगी
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से प्लस क्यू अब इसी तरह निकालेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 कितना है कि क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वेशन नंबर। तो आप क्या कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से, मॉड ऑफ E1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ E2 आता है। क्या कह सकते हैं पढ़ो, E1 और E2 का मान परिमाण में समान है लेकिन दिशाओं में भिन्न भिन्न होने के कारण से अलग अलग इकाई से इनको हम गणित में नियोजित करते हैं। आता है प्रथम दिशा चित्र से स्पष्ट है कि निरक्षीय घटक साइन थीटा E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। जबकि अक्षीय घटक A1 कोस थीटा व E2 कोस थीटा परिमाण व दिशा में समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। अर्थात बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A इज इक्वल टू A1 कोस थीटा प्लस A2 कोस थीटा। A1 और A2 बराबर है, इस पे ये हो जाएगा A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1 कोस थीटा। ठीक है, E1 की वैल्यू समीकरण 1 से आपको पुट करनी है और कोस थीटा का मान अपन लोग निकालेंगे। तो चित्र से कोस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, और आधार कितना था इसका स्मॉल ए, चित्र से देख सकते हो, और कर्ण कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए तो ये इसका आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, यानी ए बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और A1 की वैल्यू ये जगती से चाहिए नहीं, दोनों का क्या प्रभु मोड वैल्यू कुछ करनी है। तो दिखाएगा A इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी है A अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट को लिख सकते हो 1/2, और ये कितना है घात A। तो A इज इक्वल टू होगा 2, ए को पास लिया 3 इंटू के इंटू क्यू, तो 2A इंटू क्यू को तो मैं क्या लिख पाऊंगी P लिख पाऊंगी, और नीचे इक्वेशन कितनी आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 और आधे को जोड़ोगे तो 3/2, तो 3/2 हो गया। तो आप यहाँ दिखा दीजिए P इज इक्वल टू होगा Q इंटू 2A। तो A इज इक्वल टू आपके पास में आ गया के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2।
अब आप वही चीज़ यहाँ दोबारा से अप्लाई कर दीजिए, चूँकि आर क्या है, बड़ा है ए से, देन क्या होगा, इनका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर को हम क्या करेंगे, अतः ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो जैसे मानोगे कितना आएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3/2, तो ये तो कट जाएगा और आंसर आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब। तो ये है आपके पास में निरक्ष, और पहले वाली क्या थी आपकी अक्ष थी, तो आप यहाँ निरक्ष भी पुट कर सकते हैं पूरे में, दोनों में मैं रिलेशन निकालूंगी, इसलिए आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि कौन सा निरक्ष है कौन सा अक्ष है। क्या डिफरेंस है दोनों में, कितना ही डिफरेंस है कि वहाँ डबल आ रहा था, 2 आ रहा था, यहाँ डलेंगे, याद है, तो क्या बनाएंगे और सभी स्टेप को लिखेंगे, वो है काम हो। इसको दोबारा एक बार इकट्ठे करके क्या होगा, अतः ए इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। देखिए न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं बहुत बार, तो मैं निरक्ष के लिए फॉर्मूला आना चाहिए, पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, तो ये वाली विंडो होगी आपके पास में, ई व आर की मध्य ग्राफ आप बनाओ, तो इधर बना दूंगी, सदिश रूप में लिख देते हैं, सदिश रूप में क्या करना है, वेक्टर लगाना है, तो मतलब ई व आर के मध्य ग्राफ, तो ये इधर आर मान लेते हैं, इधर ए मान लेते हैं, तो वही विकर्णानुपाती ग्राफ ए समानुपाती ए बटा आर क्यूब। तो अब आप मैं क्या बता सकते हैं यहाँ, चूंकि ई अक्ष इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब, और ई निरक्ष है वो आपकी क्या होता है, कि फी अपॉन आर क्यूब, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा, ई अक्ष इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू ए निरक्ष। तो आप कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोगुना होता है, या इसका जस्ट उल्टा भी कह सकते हो आप, उल्टा क्या कहोगे, निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आधा होता है। क्या लिख सकते हो, ए निरक्ष इज इक्वल टू ए अक्ष बटा 2। तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, छोटे क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ से कुछ बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता। वैद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता यह है कि ये ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु के बारे में बताता है, तो जनरल डेफिनेशन हमें बताना चाहिए। अध्रुवीय अणु क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर दोनों एक जगह पर, यानी बीच की दूरी कितनी है, 0, बीच की दूरी 0 रहेगी, तो द्विध्रुव गुण कितना होता है, Q इंटू 2a, ये 0 है, तो द्विध्रुव गुण भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो वे अणु जिनके धनावेश के केंद्र व ऋणावेश के केंद्र संपाती, संपाती का मतलब एक ही जगह, दो हैं लेकिन एक ही जैसे दिखाई देते हैं, एक ही दिखाई दे रहे हैं, तो आप कह सकते हो वे अणु जिनके धनावेश के केंद्र व ऋणावेश के केंद्र एक ही जगह पर स्थित होते हैं, अद्वितीय अणु कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो CO2 CH4, इनका द्विध्रुव गुण कितना होता है, 0, क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 0। ध्रुवीय अणु क्या होंगे, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर में क्या होता है, कुछ दूरी होती है। वे अणु जिनकी पॉजिटिव व नेगेटिव आवेशों के केंद्र अलग अलग हो या कुछ दूरी पर स्थित हो, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 NaCl HCl एक्सेट्रा। और इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कितना होता है, 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ इनमें द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। जो भी अध्रुवीय अणु हैं उन पे बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा करके हम क्या कर सकते हैं, उनको ध्रुवीय अणुओं में बदल सकते हैं, अर्थात उनमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो लगने वाला बल आघूर्ण ये होगा, सबसे पहली बात तो ये कि एक समान विद्युत क्षेत्र, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, ये ए है और ये बी है, ये प्लस क्यू आवेश है, इसलिए इसकी दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और बल हो जाएगा आपके पास में F1 इज इक्वल टू QE। और ये नेगेटिव मान लेते हैं, इसी तरह से इसकी दिशा होगी F2 इज इक्वल टू माइनस का QE या QE, डायरेक्शन दिखा दी, इसलिए आपको अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण से F1 कितना हुआ आपका QE, और माइनस क्यू के कारण से कितना है, F2 इज इक्वल टू प्लस का माइनस का QE। तो टोटल फोर्स कितना होगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, ये वाले वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि QE माइनस का QE बराबर 0। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इन दोनों बलों का जो परिमाण है वो समान है, लेकिन दिशा क्या है इनकी अपोजिट है, इसलिए कुल बल का मान तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन इन बलों की क्रिया रेखा देखिए, बल ये है
ये वाला है, ठीक है, और ये वाला है। तो इन दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी कौन सी है? ये वाली होगी। इस क्रिया रेखा के कारण से एक आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कहते हैं बल आघूर्ण, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका फॉर्मूला होगा आपका बल गुणा बलों के बीच की दूरी, या बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी, या क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी आपको लिखना है। तो डेफिनेशन आवेश कितना होगा, सॉरी बल कितना होगा, क्यू ई होता है, विद्युत क्षेत्र के कारण से क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्यू ई, और लंब दूरी ये है आपके पास में। तो इस चित्र में मान लेते हैं थीटा कोण से रखा हुआ है। तो इस त्रिभुज में ये हो गया लंब, ये हो गया आपके पास में आधार, और ये हो गया कर्ण। तो इन दोनों के बीच की दूरी तो हमें पता है कितनी है, 2a है, और ये हमें निकालनी है। तो इन दोनों में कौन सा संबंध होता है, साइन थीटा का। तो आप लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब कितना है इसमें, BC, और कर्ण कितना है इसमें, 2a। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो डेफिनेशन क्या थी अपनी, डेफिनेशन थी कि बल आघूर्ण का मान है वो बल तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। तो Q इंटू BC, BC की वैल्यू यहाँ से आपको पुट करना है। आप देख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। Q इंटू 2a कितना होता है, P होता है, तो PE साइन थीटा। साइन थीटा आ रहा है तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू 3 क्रॉस E। तो मान लेते हैं ये समीकरण आपकी कोई सी भी होगी, जैसे ए मान लेती हूँ, तो इसे आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन टाउ इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0। यानी कि जब द्विध्रुव आपका विशिष्ट क्षेत्र की दिशा में बिल्कुल ऐसे थीटा कोण पे ना रख के बिल्कुल 0 डिग्री पे रहे, तो हमें कोई भी बलागुण अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई भी बलागुण कार्य नहीं करेगा। उसके बाद में आप देख सकते हो सेकेंड कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो PE साइन 90 एंड साइन 90 विल बी 1 एंड टाउ इज इक्वल टू P। इस कंडीशन में यानी ये आपकी विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, तो यदि इसमें ऐसे रखा हो, बिल्कुल ऐसे रखा हो, तो हमें सबसे ज़्यादा बलाघूर्ण है वो उत्पन्न होगा। तीसरा आप है 45 पे दिखा सकते हैं, 180 पे दिखा सकते हैं। तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो उसके ऊपर भी क्या होगा, बिल्कुल ये दे सकते हैं कि 0 तो बनेगा, बलाघूर्ण का मान 0 है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बना हुआ, माना एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव थीटा कोण पे रखा हुआ है, ये है, मैं आपके पास में ये बना, उनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है, और एंगल कितना है, थीटा, और लंबा दूरी कौन सी है, ये वाली, ठीक है। और ये से मैं निकालूंगी आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में, BC/2 है, ओके। देन BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC इज इक्वल टू हो जाएगा 2a साइन थीटा। ये समझाने के लिए लिखा है, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ देखो, पीछे नहीं लिख रखा है। तो प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू QE, माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू माइनस QE। अतः कोई बल होगा आपके पास, ये 0, दोनों आवेश को जोड़ दिया। अगर दोनों बलों का परिमाण समान या दिशा विपरीत होने के कारण कुल बल का मान तो 0 होगा, लेकिन इन बलों की क्रिया रेखा भिन्न होने के कारण एक इधर है एक इधर है, ये बलाघूर्ण उत्पन्न करते हैं। अर्थात बलाघूर्ण टाउ इज इक्वल टू बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी, इट मीन्स टाउ इज इक्वल टू QE इंटू BC। तो F इज इक्वल टू कितना होता है, QE, यहाँ पर ये होता है बल F ही तो है, यानी आप कह सकते हो टाउ इज इक्वल टू F इंटू BC। तो F की वैल्यू यहाँ पर रखी है कितना, QE। अब BC की वैल्यू मैंने अभी डायग्राम में दिखाई थी, ये वाले BC इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, जो मैंने यहाँ निकाल रखी है चित्र से। साइन थीटा इज इक्वल टू लंबता कर्ण 2a साइन थीटा, ओके। पिछले समीकरण में पुट करेंगे तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE क्रॉस 2a साइन थीटा, और टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2a में इधर ले, तो Q इंटू T कितना हो जाएगा आपके पास में, P हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा P साइन थीटा। यदि हम इसको सदिश रूप में लिखे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी P क्रॉस E। और यदि अपन लोग अब यहाँ कंडीशन अप्लाई करें, तो कंडीशन यहाँ अप्लाई करते हैं, एक केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मैं इसको समीकरण कैपिटल A मान लेती हूँ, तो आप समीकरण कैपिटल A का यूज करेंगे उपयोग करने पर कितना आएगा, टाउ इज इक्वल टू PE साइन PE साइन 0, और साइन 0 0, देन टाउ इज इक्वल टू आपके पास के फॉर्मूला में दिया। तो ये कह रहा थी आपके पास में स्थायी संतुलन अवस्था, स्थायी समीकरण की स्थिति। केस सेकंड देख सकते हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या होगा, वही इक्वेशन कैपिटल का यूज करना है आपको। तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन 90,
और साइन 90 डिग्री 1, देन टाउ इज इक्वल टू कितना रहेगा पी ई, यानी सबसे ज़्यादा बदलाव होगा इसी कंडीशन में लगेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 देन टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ 180 0, देन टाउ इज इक्वल टू थीटा है। तो धन्यवाद। अगले क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे सततावेश के बारे में कि सततावेश क्या है। इसमें हम रेखियावेश घनत्व, पृष्ठावेश घनत्व, आयतनावेश घनत्व यानी लैम्डा, रो, सिग्मा, लैम्डा, सिग्मा और रो के बारे में पढ़ेंगे और गॉस का नियम और गॉस के नियम के अनुप्रयोग। धन्यवाद।